नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में आप सभी को समझने को मिलेगा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है भारत के विदेशी संबंध। इससे पहले सेकंड बुक में जो आपका पॉलिटिकल साइंस स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली जो बुक है, इसमें हमने 3 चैप्टर्स को समझ लिया है। ये चौथा चैप्टर है ना जी। भारत के विदेशी संबंध को समझने वाले, यानी कि जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद किस तरीके से उसने दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए, है ना, और आज भी किस तरीके से विदेशी संबंध को अपनाता है। विदेशी संबंध के कौन कौन से तत्व है, जब भारत अपने दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने जाता है तो कौन कौन से तत्वों को फॉलो करता है, किन किन चीजों को फॉलो करता है, उसके बारे में समझेंगे। भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कर लो जो 1971 में हुआ था, उसके बारे में समझने को मिलेगा। साथ ही साथ भारत के परमाणु कार्यक्रम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का रहता है, तो इसी के इर्द गिर्द आपका चैप्टर घूमता हुआ नजर आने वाला है। देखिए, जब हम रिलेशन की बात करते हैं, जब हम संबंध की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि हम सभी संबंध रखते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, है ना। और संबंध जो रखा जाता है वो किसी न किसी फायदे की वजह से रखा जाता है। जैसे अगर हम विदेशी संबंध की बात कर लिया, हम अपने खुद के संबंध की बात कर लिया। अब जैसे मैं अपने खुद की बात कर लूं, तो अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूं, मैं अपने रिश्तेदारों की बात करूं, तो जरूरत पड़ने पे वो मेरी, मैं संबंध इसलिए बना के रख रहा हूं ना कि जरूरत जब होगी तो वो मेरे को मदद करेंगे, मेरे को हेल्प देंगे। या फिर उन्होंने मेरे से संबंध क्यों बनाया, संबंध बनाने के पीछे का मेन रीजन यही होता है कि मैं भी उनके काम आ सकता हूं, है ना। तो कोई भी जो संबंध बनता है वो फायदे से बनता है, और फायदा जो होता है वो दो तरफा होता है, एक तरफा फायदे से नहीं होता है ना। तो ये तो मैंने अपने, हम मतलब व्यक्तिगत लेवल पे हम मैंने बात की। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो जो देश होते हैं वो भी अपने विदेशी संबंध को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इतने सारे जो मीटिंग्स होते हैं देशों की, है ना, जो समझौते होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं विदेशी संबंध को बेहतर बनाने के लिए होता है ना। जिस देश का विदेशी संबंध अच्छा है, दूसरे देशों के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, जाहिर सी बात है कि वहां पे जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छे से हो पाता है ना। तो विदेशी संबंध का विश्लेषण करना एक राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट के लिहाज से आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के तरफ, पीडीएफ के तरफ, और एक एक करके चीजों को समझना शुरू करते हैं। भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें आप सभी, है ना। इससे हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिल जाता है काम को और तेजी से करने के लिए। तो देखो, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर में एनसीईआरटी, आपको पता है कि हम एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सारी चीजें आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूं, है ना। तो सारे जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, सभी के लिए रोशन सा स्टडी पॉइंट पे जो वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है वो यूजफुल रहता है ना। तो जब आप इस चैप्टर को, एनसीईआरटी बुक को ओपन करेंगे, आपको सबसे पहला टॉपिक देखने को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ। देखो, बहुत सारे बच्चों को ना संदर्भ का मतलब नहीं पता। अंतरराष्ट्रीय तो समझ गया भाई, अंतरराष्ट्रीय का मतलब तो पता होता है, लेकिन संदर्भ का मतलब क्या होता है, संदर्भ का मतलब नहीं पता होता बच्चों को। देखो, संदर्भ का मतलब होता है स्थिति, है ना। स्थिति की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति कैसी थी जब भारत आजाद हुआ। आप सभी को पता है संदर्भ मतलब मैंने क्या समझाया भाई, स्थिति। मैंने बोला संदर्भ का मतलब होता है स्थिति। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय का अंतरराष्ट्रीय संदर्भ कैसा था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या चलने लग रहा था, क्या चीजें चलने, क्या घटनाएं घटने लग रही थी, उसका विश्लेषण पहले टॉपिक में किया गया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप सभी इसको समझ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ की बात करो तो आपको पता है कि ये जो दौर था 1945 में ही, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले ही कोल्ड वॉर, जिसको हम शीत युद्ध बोलते हैं, शीत युद्ध शुरू हो चुका था 1945 में, है ना जी। डेट सबको पता है, शीत युद्ध का डेट सबको पता है ना। समय काल सबको पता है 1945 में, ठीक है। और ये एक ऐसा समय काल था जब औपनिवेशिक जो शक्तियां थी वो कमजोर होती जा रही थी। नए नए स्वतंत्र देशों का उद्भव हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे नए छोटे छोटे देश जो है उद्भव हो रहे हैं। जैसे कि अब अफ्रीका की बात कर लो, एशिया महाद्वीप की बात कर लो, दक्षिण अमेरिका चले जाओ, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो नव स्वतंत्र देश है उनका उभार देखने को मिल रहा था। अब इन देशों के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की, अपने लोगों को कहीं ना कहीं गरीबी से निकालने की, है ना जी। तो ये अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेगा। आप अगर बोलेंगे तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं भाई, मैं रीड कर दूंगा, ठीक है, मैं रीड कर दूंगा। लेकिन वही है कि टाइम, जो मैंने आपको चीजें बताई है वही सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अगर रीड करूंगा, मैं सारे पॉइंट्स पढ़ूंगा, टाइम आप लोगों का बर्बाद होगा, वीडियो लंबी खींच जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप
खुद रीड कर लेना एक बार, ठीक है जी। सारे स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चीजें आपको मैंने बताया है ये ही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। लगभग 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप खुद रीड कर सकते हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपके पेपर में जरूर नजर आता है। या तो 4 नंबर में दिख जाएगा, सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, 4 नंबर में दिख जाएगा या फिर 6 नंबर में दिख जाएगा, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। यहाँ पे तो आपको शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन सारे हेडिंग है, इनको आप आसान से सरल भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, बस चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे आता है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। तत्व, अब तत्व का मतलब यहाँ पे क्या है, तत्व का मतलब है कि जब भारत अपनी विदेश नीति बनाने जाता है तो किन बातों को ध्यान में रखता है। विदेश नीति बनाते समय हम कौन कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं, कौन कौन से मतलब ऐसे मुख्य बिंदु है जिसको हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं और फिर जाके हम किसी दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसमें भारत की विदेश नीति के तत्वों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है निशस्त्रीकरण। तो बच्चों, निशस्त्रीकरण का मतलब सबको पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। देखो, निशस्त्रीकरण का मतलब आपको पता है कि जो हथियार ऐसे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हथियार तो भाई देखो, जब हम प्राचीन काल की बात कर ले, हम मध्य काल की बात कर ले, आधुनिक काल की बात कर ले, हथियार हर एक राज्य की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन रहे। तो हथियार तो सभी बना रहे देश। निशस्त्रीकरण कहता है कि भाई हम कुछ खास किस्म के हथियार को नहीं बनाएंगे। निशस्त्रीकरण का मतलब ये है कि कुछ खास किस्म के जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि कुछ रासायनिक हथियार हो गया, कुछ जैविक हथियार है ना। जैविक और रासायनिक हथियार इतने खतरनाक है कि भाई वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तो ऐसे हथियारों का ना बनाना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। अब भारत जब विदेश नीति अपना तैयार करता है तो उसमें निशस्त्रीकरण को बड़ा महत्व देता है कि भाई हम कुछ ऐसे खास किस्म के हथियार जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, ऐसे हथियारों को नहीं बनाएंगे। इस चीज को महत्व देता है वो, है ना। और ऐसे दोस्तों मतलब ऐसे देशों के साथ वो संबंध बनाने की कोशिश करता है। दूसरा है गुट निरपेक्षता। देखो, भारत जब, आपको पता है कि 1945 में शीत युद्ध का दौर शुरू होता है, लेकिन शीत युद्ध के दौर के साथ साथ अब शीत युद्ध के समय क्या होता है, जब आपको मैंने पहला चैप्टर समझाया था, तो शीत युद्ध के समय क्या होता है कि पूरी दुनिया जो है ना, जब शीत युद्ध का समय चल रहा होता है तो पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी होती है ना। एक तरफ एक खेमा किसका होता है, एक तरफ है आपका यूएसए, ठीक है, और दूसरी तरफ यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ का, और दूसरी तरफ अमेरिका का। अब दुनिया के जो नव स्वतंत्र देश थे, जो छोटे छोटे देश उद्भव होने लग रहे थे, उनके पास दो ऑप्शन थे, या आप अमेरिका के गुट में शामिल हो जाओ, यानी कि आप पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करो। दूसरा विचारधारा साम्यवादी या समाजवादी, जिसको यूएसएसआर लीड कर रहा था, ये एक ऑप्शन था देशों के पास। लेकिन भारत लेके आया गुट निरपेक्षता। आपको पता होगा 5 देश थे, है ना, उसमें भारत भी एक था। तो भारत लेके आया गुट निरपेक्षता की नीति, यानी कि किसी भी महाशक्ति के किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, है ना। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हैं भाई, हम किसी एक गुट के सपोर्ट में रह के अपनी विदेश नीति को तैयार नहीं करते। ये भी एक मुख्य घटक है, गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का एक मुख्य तत्व कह सकते हैं, ठीक है जी। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी ये जो मतलब पृथ्वी है ना, ये एक फैमिली की तरह है, एक परिवार है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का नारा, ठीक है जी। तो वसुधैव कुटुंबकम को हम फॉलो करते हैं, हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानते हैं, एक फैमिली की तरह मानते हैं। ये भी विदेश नीति का एक मुख्य तत्व हो गया, ठीक है जी। देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी। जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं घटती है ना, उसमें भारत क्या करता है, स्वतंत्रता पूर्वक तरीके से सक्रिय भागीदारी निभाता है, एकदम स्वतंत्र रह के, किसी के पक्ष में ना रह के, एक मतलब सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करता है कोई भी अंतरराष्ट्रीय मामले है उसमें। इसके अलावा आपको पता है कि विदेश नीति का एक मुख्य तत्व पंचशील भी है। ये पंचशील समझौता के बारे में आगे पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 5 सिद्धांतों पर आधारित भारत और चाइना के बीच में हुआ है। तो इस नीति को भी फॉलो करता है, पंचशील नीति को, ठीक है। इसके अलावा साम्राज्यवाद का हर तरीके से विरोध करता है। अब बहुत सारे बच्चों को साम्राज्यवाद का मतलब नहीं मालूम, भैया ये साम्राज्यवाद क्या होता है, भैया बताओ साम्राज्यवाद का मतलब। देखो, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद लगभग सिमिलर है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, जो हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। पॉलिटिकल साइंस जिनके पास है तो हो सकता है ना पता हो, लेकिन फिर भी जान लो। साम्राज्यवाद में क्या होता है कि जो शक्तिशाली देश है, कोई शक्तिशाली देश क्या करता है, कोई भी शक्तिशाली देश क्या कर सकता है ना, शक्तिशाली लिखना था मेरे को मेरे भाई, शक्ति
ठीक है। शक्तिशाली देश क्या करेगा, कोई शक्तिशाली देश क्या करेगा, अपने से कमजोर देश को नियंत्रण में लेने की कोशिश करेगा, है ना, उसकी सीमाओं को कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा, तो इसको हम साम्राज्यवाद बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद का मेन पर्पस होता है अपनी सीमा का विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, इसीलिए तो साम्राज्यवाद है। साम्राज्य का विस्तार करना ही क्या कहलाता है जी, साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है जी, समझ गए। तो ब्रिटेन, यूरोपीय जो शक्तियां है, उन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य का तो विस्तार किया ना, नए नए देशों को गुलाम बनाया और साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो इसीलिए इसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं, साम्राज्य का विस्तार करना कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो जी, भारत के विदेश नहीं, मतलब भारत जो है हमेशा से साम्राज्यवाद का विरोध करता हुआ आया है कि मतलब हम, देखो हम पावरफुल है, हम चाहे तो श्रीलंका जैसे देशों को, बांग्लादेश जैसे देशों को, है ना, भूटान जैसे देशों को, पाकिस्तान जैसे देशों को ऐसे कब्जे में ले ले, है ना, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम साम्राज्यवाद के सख्त खिलाफ है भाई, हम साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, इसीलिए हम उनकी सीमाओं पे कब्जा नहीं कर रहे। ठीक है जी, हाँ भले ही हमारे सीमा पे आके कब्जा कर लेते हैं, पाकिस्तानियों ने कर लिया, चाइनीज ने कर लिया, तो ये चीज हो जाती है, लेकिन हम फिर भी इतने उदार, क्या इतने उदार है ना। देखो, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक हल, तो ये आपको पता ही है कि भारत शुरू से ही कहता आ रहा है कि भाई हम क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय मामलों का शांतिपूर्वक तरीके से हल करेंगे, है ना, मतलब हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले तो हम कभी हथियार का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, हाँ सामने वाला अगर मारता है तब जवाब देंगे भाई, लेकिन पहले हम कभी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी अंतरराष्ट्रीय विवाद होगा तो उसको हम शांतिपूर्वक तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे हल। तो ये भारत के विदेश नीति के मुख्य तत्व थे, है ना। कितने पॉइंट्स हो गया भाई, देखो मिला लो मिला लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, अगर 6 नंबर में भी आ जाता है तो कोई 6 पॉइंट लिख देना, 4 में आ जाता है कोई 4 पॉइंट लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। एक्सप्लेन जरूर करना पॉइंट्स को, विस्तार सह विस्तार पूर्वक लिखना भाई, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब पंचशील की बात कर लेते हैं। पंचशील, देखो तो पंचशील समझौता जो है वो भारत और चाइना के बीच में हुआ। पंचशील क्या है, एक समझौता है ना, भारत और चाइना के बीच में हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 लीडर्स दिख रहे हैं, ये चावेल लाइन, ये हमारे जो है चावेल लाइन है ना, और इनको तो आप सभी जानते ही होंगे। तो इनके बीच में हुआ था, इन दोनों लीडर्स के बीच में ये पंचशील समझौता हुआ था। देखो यहाँ पे डेट क्या दे रखा है, 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाइन के बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिसके 5 बिंदु निम्नलिखित है ना। पंचशील समझौता जो था वो नेहरू और चाओ एन लाइन के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। तारीख क्या है जी, 29 अप्रैल, नोट कर लो भाई इसको। ठीक है, 5 सिद्धांतों पर आधारित था, इसके 5 मुख्य बिंदु थे, इसीलिए इसको पंचशील कहा गया। ठीक है, 5 सिद्धांतों पर आधारित। अब 5 मुख्य बिंदु कौन कौन से थे ये भी याद रख लो भाई। देखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली शर्त क्या थी, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण ना करना। भाई दोनों देशों ने कसम खा ली, ये कसम खाई कि भाई नहीं करेंगे हम हमला, एक दूसरे के ऊपर हमला कभी नहीं करेंगे, ये कसम खाई थी पंचशील समझौते में। लेकिन कसम, वो गाना है ना, खाई थी जो कसम तूने निभाई नहीं, है ना। और आगे क्या है भाई, आगे कमेंट में डाल देना, मेरे को आता नहीं है भाई ये गाना। खाई थी कसम वो तू निभाई नहीं, रातों में मैंने बुलाए और तू आई नहीं, ऐसा ही था ना कुछ ना। खेतों में मैंने बुलाया और तुम आई नहीं, ऐसे ही था कुछ। ठीक है, दूसरा क्या है, एक दूसरे के अंतरराष्ट्रीय मामले में हस्तक्षेप ना करना भाई। अंतरराष्ट्रीय मामला और आंतरिक मामला है, माफी चाहूंगा, आंतरिक मामला, एक दूसरे के आंतरिक मामले में क्या करना है, हस्तक्षेप नहीं करना। अंदर भाई जो भी हम फैसले ले अपने देश को चलाने के लिए, जिस तरीके से भी हम अपने विदेश नीति को बनाया और दूसरी चीजें करें, उसमें भाई दोनों देश एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करने की बात भी इसमें थी। एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करना, है ना। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि हम हमारे देश या सीमा के अंदर हमारा खुद का प्रभुत्व है, हमारा खुद का शासन व्यवस्था है, उसके माध्यम से हम देश को चला रहे हैं। तो इसको, इसके मतलब इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, एक दूसरे के संप्रभुता के को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे कोई भी देश। ठीक है जी, समानता और परस्पर मित्रता की भावना रहेगी। तो भाई ये तो हर एक समझौते का ये मुख्य शर्त होता है, समानता और परस्पर मित्रता की भावना होनी चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट आपका हो गया। इसके अलावा अगला क्या है, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व, है ना। वही
शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का मतलब कि भाई शांतिपूर्वक हम सभी अपना अस्तित्व बना के रखेंगे। ये भी एक मुख्य पॉइंट हो गया आपका पंचशील का। ठीक है जी, तो 5 पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एनसीईआरटी बुक में कई बार नजर नहीं आता है, लेकिन पेपर में नजर आ जाता है ना। एनसीईआरटी बुक में पॉइंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन पेपर में देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए पंचशील समझौते की मुख्य शर्तें 5 शर्तें, 5 पॉइंट याद जरूर रख लेना भाई। चलो जी आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। गुट निरपेक्षता की नीति, ठीक है जी। गुट निरपेक्षता की नीति की मैं बात करूं तो आपको पहले ही चीजें मैंने बता दिया है, पहले ही चीजें मैंने बता दिया है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को एक बार रीड करके समझेंगे। ठीक है जी, ताकि एक भी पॉइंट हमारा मिस ना हो। अगर एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे हमारा रह जाता है, छूट जाता है, क्योंकि हम डीपली बुक को रीड नहीं करते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स, सारे की सारी चीजें आपको मैं कवर करवाऊं, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा रीडिंग भी करते रहेंगे, चीजों को समझते भी रहेंगे और रीडिंग भी करते रहेंगे। देखो जी क्या है गुट निरपेक्षता का मतलब, सभी को पता है कि महाशक्ति का कोई भी गुट होगा, है ना, उसमें शामिल नहीं होना। मान लो कि आपके दोस्तों ने 2 गुट बना लिया, आपकी क्लास में 2 गुट बना लिया, एक है जिसमें जो बहुत पावरफुल है, दूसरे थोड़ा कमजोर लोगों का गुट है, और आपके पास ऑप्शन है कि आप इन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल हो सकते हो। लेकिन आपने क्या किया, आप निष्पक्ष हो गए, आपने बोला है ना तो मैं इस गुट में शामिल होऊंगा, ना मैं किसी गुट में शामिल होऊंगा ही नहीं, कहने का मतलब है। तो आप क्या हो, कहीं ना कहीं गुट निरपेक्षता की नीति अपना रहे हो। आप किसी एक गुट के पक्ष में, मान लो वोटिंग करनी है, 2 गुट है, 2 गुट में से किसी एक गुट को सिलेक्ट करना है, लेकिन आपने बोल दिया मेरे को कोई गुट पसंद नहीं है, ठीक है, मैं इनमें से किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो ये गुट निरपेक्षता की नीति होगी। समझ गए जी। चलो देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, INA का गठन किया था। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इसका गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलो वैसे सुभाष चंद्र बोस की कहानी सबको पता होगा, ज्यादातर बच्चों को हमारे, है ना। जब भारत आजाद हुआ तो शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था। हमें पता है कि भाई उस समय शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था जब भारत आजाद हुआ था। शीत युद्ध के दौरान दुनिया के देश 2 खेमों में बट गए थे। अरे यार वही बातें आ रही है जो मैं आपको समझा चुका हूँ, पहले समझा चुका हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, एक खेमा किसका था भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका का था, यानी कि USA का था, है ना जी। और दूसरा खेमा आपका पता है सोवियत संघ का था, है ना जी। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव शुरू हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे को मारने तुलने में लगे हुए थे, एक दूसरे को काटने में लगे हुए थे। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया था। इस समय क्या हुआ, जो UNO है ना जी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये अस्तित्व में आ गया था, ये भी आपको पता है। ठीक है जी, आगे देखो क्या है, परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए थे भाई देशों ने, है ना। कई देशों ने परमाणु हथियार भी बना लिए थे इसी दौरान। इसके अलावा चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, ये उस समय की बात हो रही है, लगभग 1945 के बाद 50 के आसपास, 1945 से 50 के आसपास की घटनाओं का बात हो रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, जिक्र हो रहा है। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इस दौर में शुरू हो चुका था। ये वैसे पॉइंट देखो थोड़ा सा समझने लायक है। औपनिवेशीकरण, वैसे तो औपनिवेशीकरण जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, है ना, इस समय में। देखो यहां से भाई क्वेश्चन बनता है नेहरू की भूमिका। नेहरू की भूमिका, भारत की विदेश नीति को बनाने में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा, है ना। और यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी मैं आपको मेंशन कर रखा है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए, 3 नंबर में आ जाता है, 2 मार्क्स के लिए वैसे खास करके हमारा जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय किया था। ये प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, है ना। भारत के पहले विदेश मंत्री की बात कर लो, है ना, या प्रधानमंत्री की बात कर लो, तो जवाहरलाल नेहरू का ही नाम लेना भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 64 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना की। तो इतने लंबे टाइम पीरियड तक जो हमारी विदेश नीति बन रही थी, वो किसके नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनने लग रही थी। तो इसलिए नेहरू की विदेश नीति को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके विदेश नीति के 3 मुख्य बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो 3 मुख्य बिंदु जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है जी, तो नेहरू की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था कि कठिन
संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। जो हमने इतने मेहनत से संप्रभु राज्य स्थापित किया, जहां पे हमारा खुद का शासन है, कोई दूसरा देश आके नहीं शासन चला रहा है, इस संप्रभुता को बचाए रखना है, बनाए रखना है ना जी। तो पहले विदेश नीति का मतलब पहला जो मुख्य जो टॉपिक रहा हमारे नेहरू जी का ये था। इसके अलावा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या है कि जो क्षेत्र है वो टूटे ना, अलग अलग राज्य अलग अलग देश की मांग ना करे, है ना, या कोई जो एरिया है हमसे अलग ना हो जाए, कोई दूसरा देश हमारे किसी एरिया पे आके कब्जा ना कर ले। तो ये भी क्षेत्रीय अखंडता का पार्ट है। तो क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है हर हाल में, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, यह भी हमारे विदेश नीति का मुख्य तत्व था कि तेज रफ्तार से हम क्या करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे, नई नई डीलें हासिल करेंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट हासिल करेंगे और तेज गति से आर्थिक विकास करेंगे। तो ये तीन मुख्य पॉइंट आपके हमारे नेहरू जी के विदेश नीति के उद्देश्य के बारे में आप ये बताएंगे। नेहरू की विदेश नीति के तीन मुख्य उद्देश्य ये थे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है जान लो, ज्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन फिर भी जान लो। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। आपको पता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया नेहरू जी ने, और इसी नीति के माध्यम से ऊपर के तीनों उद्देश्य को हासिल करना चाहते थे। डॉक्टर जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे वो चाहते थे कि भारत अमेरिका की जो खेमा है उसमें शामिल हो जाए, है ना। अमेरिकी खेमा में शामिल होने के पक्षधर थे भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत इंपोर्टेंट लाइन है भाई, ठीक है जी। इसके अलावा भारतीय जनसंघ पार्टी की बात कर लो, स्वतंत्र पार्टी की बात कर लो, ये भी सेम बात कह रहे हैं, है ना। देखो ये भी सेम बात कह रहे हैं कि भाई जो जनसंघ पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है, ये भी चाहते थे कि हमारी जो विदेश नीति हो अमेरिका के पक्ष में हो। अमेरिका क्योंकि उस समय सुपर पावर था, बहुत ही पावरफुल था, तो ये जो देश है चाहते थे कि अमेरिका के सपोर्ट में हमारी विदेश नीति हो। उनके कहीं ना कहीं ये कह दो कि सारों पे ही कहीं ना कहीं चलना होगा हमारे को, फिर अगर उनके अंडर हम अगर विदेश नीति बनाएंगे तो ये दोनों पार्टियां भी कहीं ना कहीं अमेरिकी गुट को ही सपोर्ट करने लग रही थी, है ना। अब देखो भारत वही दोनों खेमों से दूरी, आपको पता है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी और दोनों खेमों से समान दूरी बना के रखा, ना अमेरिका को ज्यादा सपोर्ट दिया ना सोवियत संघ को। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हाँ सोवियत संघ के पक्ष में हम थे, हमारी जो ज्यादातर विदेश नीतियां थी वो सोवियत संघ को सपोर्ट करते हुए नजर आते थे। लेकिन भाई देखो सोवियत संघ ने हर उस मुश्किल टाइम में हमारा सपोर्ट किया जब दूसरे दुनिया के दूसरे देश हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, है ना, ठीक है। जैसे कि 1971 में जो अमेरिका का एक विदेश मंत्री था शायद, वो तो भाई गुपचुप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, चाइना और पाकिस्तान को एक करने में लगा था। चाइना पाकिस्तान और ये अमेरिका एक हो चुके थे उस समय, लेकिन सोवियत संघ ने हमें सपोर्ट किया, जब भी जाके हम 1971 का युद्ध जीत पाए। तो सोवियत संघ के प्रति हमारा झुकाव जो है वो ज्यादा है विदेश नीति में। अभी भी आज भी रूस जो है, रूस के मतलब रूस से हम अच्छे रिलेशन आज भी बना के रख रखे। अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते ना भाई, लेकिन ये हमारा जो रसिया है, सोवियत संघ पहले, तो ये एक सच्चा और अच्छा मित्र है हमारा, ठीक है जी। चलिए तो जरा दोनों खेमों से दूरी, इसमें हम गुटनिरपेक्षता के बारे में समझने वाले हैं, है ना। तो वही सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, सारे पॉइंट्स लगभग ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। भारत अमेरिका और सोवियत संघ के अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने आप को दूर रखा। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रखी थी, है ना। ये सारे पॉइंट यार वही रिपीट हो रहे हैं। देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि किस तरीके से भारत ने मतलब किसी एक गुट के ज्यादा एक गुट का सपोर्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे सुएज नहर के बारे में कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेगा। देखो सुएज नहर क्या है, सुएज नहर के बारे में जान लो, थोड़ा सा कुछ अलग जानकारी भी आपको देने की कोशिश करूंगा। हाँ देखो यहाँ पे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। पहले तो इमेज है शायद, देखो पॉइंट पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर ये इमेज के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखो 1956 की घटना है। 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर हमला किया तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध जताया था। भारत ने क्या किया, इसका विरोध किया। ब्रिटेन ने क्या किया, किस पर हमला किया, मिस्र पर। किस मामले को लेकर, सुएज नहर। अब बच्चों को सुएज नहर नहीं पता, क्या है सुएज नहर? सुएज नहर या सुएज कैनाल जिसको हम बोलते हैं, नहर, है ना। है क्या ये, देखो जैसे अगर आप इस मानचित्र को देखेंगे, ये मानचित्र, ये सुएज नहर का मानचित्र है। देखो ये मतलब यहाँ पे आपको सुएज नहर, ये सुएज नहर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक और मानचित्र होगा हमारे पास ऊपर, एक और इससे बढ़िया बेहतर मानचित्र है, इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखो, है ना, ये मेरे ख्याल से ज्यादा यूजफुल है आप सभी के लिए। थोड़ा और जूम करके मैं समझाता हूँ ताकि एकदम
मजा आ जाए आप लोगों को समझ। देखो जैसे अगर आप ये वाला एरिया देखोगे, ये एक सागर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चीजें आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो एक सागर है, ये है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, ठीक है। ये है भूमध्य सागर। और इधर आप देखेंगे, ये वाला एरिया देखेंगे, ये जो है आपका लाल सागर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? लाल सागर, ठीक है। अब ये पूरा एरिया देखोगे आप, ये मिस्र है। मिस्र एक देश है, आपको सभी को पता है ना। ये मिस्र है, ठीक है। अब क्या था कि पहले जो भी यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश को अगर इधर आना होता था, एशिया महाद्वीप के साथ व्यापार करना है, इधर देशों के साथ कोई भी ट्रेड इनको करना है, तो इनको पूरा ये लंबा जो महासागर है इसको पार करके फिर ऐसे पहुंचते थे। लेकिन जब सुएज नहर का निर्माण हो गया यहां से, अब क्या हुआ, सुएज नहर कैसे बनाया गया, तो यहाँ जो मिस्र की जो भूमि थी, मिस्र जो आपको पता है एक देश है, यहाँ की कुछ जमीन को इन्होंने काटा और भूमध्य सागर, जो आपका ये भूमध्य सागर है और ये आपका जो लाल सागर है ना, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। कौन से नहर के माध्यम से? सुएज नहर के माध्यम से। तो सुएज नहर के बनने से क्या हुआ कि इतनी जो लंबी दूरी तय करके एशिया में आते थे अंग्रेज लोग या फिर यहाँ यूरोपीय लोग, अब उनको शॉर्टकट रास्ता मिल गया, जिससे उनको बहुत ज्यादा ईंधन बच रहा है, व्यापार करना बहुत आसान हो गया भाई सुएज नहर की बनने से। अब 1956 में क्या होता है? अब घटना 1956 में ब्रिटेन ने आखिर क्यों हमला किया मिस्र के ऊपर? तो इसके पीछे का रीजन ये था कि जो मिस्र है, मिस्र ने बोला कि भाई सुएज नहर पे हमारा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सुएज नहर का पूरा एरिया जो है हमारे अंदर है, हमारे अंदर आता है ना। ये मांग की थी और इसी वजह से ब्रिटेन ने क्या किया, मिस्र पर हमला बोल दिया। लेकिन भारत इसके सख्त खिलाफ था, ठीक है जी। आया समझ में? अब सबको समझ में आया सुएज नहर वाला मुद्दा क्या है? ये सुएज नहर है आपका। सुएज नहर जो है ऐसा नहर जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है, और इससे जो समुद्री जो दूरी थी कहीं ना कहीं यूरोप को जोड़ने का और एशिया को जोड़ने का, वो बहुत ही कम हो गया, है ना। देखो यहां पे थोड़ा सा चीजें आपको उलझन में डाल देगा। इसी समय क्या होगा, सोवियत संघ ने हंगरी पर हमला कर दिया, आक्रमण किया, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के बारे में कुछ नहीं कहा, है ना। यहाँ पे सोवियत संघ के बारे में भारत ने कुछ नहीं कहा, तो इससे देशों को समझ में आ गया कि भाई हाँ, भारत जो है ना वो सोवियत संघ को सपोर्ट करता है, सोवियत संघ के पक्ष में है भाई, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया, दुनिया में दूसरे देशों को भी लगने लगा कि हाँ, भारत कहीं ना कहीं सोवियत संघ को सपोर्ट करता है, ठीक है। वही बात है भाई, आगे देखोगे वही सारी बातें बता रखी है कि भारत ने दोनों खेमों से दूरी बना के रखा और जब जरूरत पड़ी तो दोनों खेमों से सहायता भी लिया, है ना जी। पाकिस्तान की बात करो तो भाई पाकिस्तान जो है अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया था। तो पाकिस्तान जो स्टार्टिंग से ही अमेरिका के सपोर्ट में रहा, और जो नाटो जो कहीं ना कहीं सैन्य गठबंधन था उसका ही अंग इसको हम मान लेते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप देखते हैं कि 1950 के दशक में भारत अमेरिका संबंध अच्छे नहीं थे। 1950 के दशक में हमारा अमेरिका के साथ संबंध बिल्कुल भी सही नहीं था। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। हमारी जो नजदीकी थी स्टार्टिंग से सोवियत संघ के प्रति थी, इसलिए अमेरिका जो है वो हमसे नाराज था, इंडिया से बहुत ज्यादा नाराज था स्टार्टिंग से ही, ठीक है जी। आज भी आपको पता है कि हमारा जो संबंध, मैंने आपको पहले ही बोला, सोवियत संघ के साथ यानी कि उसका जो उत्तराधिकारी है रूस, उसके साथ संबंध अच्छे है आज भी। लेकिन हम अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका कभी भी पलट जाएगा। अमेरिका कभी भी चाइना के सपोर्ट में भी जा सकता है या पाकिस्तान के सपोर्ट में आ सकता है और हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं। तो इसीलिए हम एक प्यारे अच्छे मित्र रूस को अपने साथ रखते हैं, उसके साथ कोई भी हम ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे कि रूस के साथ हमारा संबंध खराब हो जाए, ठीक है जी। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है एफ्रो एशियाई एकता। पहले शब्द को समझिए, उसके बाद हम टॉपिक की बात करेंगे। तो एफ्रो, यहाँ पे एफ्रो का मतलब है अफ्रीकी देशों की बात करेंगे, ठीक है। और एशियाई यानी कि यहाँ पे एशियाई देशों की बात करेंगे। और एकता का मतलब समझते ही है भाई। तो एफ्रो एशियाई देशों के बीच में किस तरीके से एकता की स्थापना हुई? वो हुई गुटनिरपेक्षता के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे आपको बांडुंग सम्मेलन, गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन है, गुटनिरपेक्षता की नींव कैसे डली थी, उसके बारे में चीजें आपको समझने को मिलेगा, ठीक है जी। एफ्रो एशियाई एकता। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है आपका इस टॉपिक में। देखो नेहरू के दौर में क्या होता है कि भारत ने एशिया और अफ्रीका के
नए स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाने शुरू कर दिए थे, है ना। एशिया के या फिर अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश थे उनसे हमने अच्छे रिलेशन बनाए, है ना जी। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन, जिसको हम एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इसका आयोजन किया, है ना। जो एशियाई देश है उनके बीच में कहीं ना कहीं एकता बनाने के लिए एशियाई सम्मेलन जो हुआ था उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भी क्या किया, बहुत ज्यादा प्रयास किए। जो इंडोनेशिया था वो किसके कंट्रोल में था, किसका गुलाम था, डच लोगों का, है ना। तो इंडोनेशिया को आजादी दिलवाने में भी हमने क्या किया, अपना योगदान दिया, है ना। इसके अलावा आपको पता है कि भारत जो है वो नस्लवाद का विरोध करता है ना। नस्ल विभेद जो है, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है उसका स्टार्टिंग से इंडिया विरोध करता हुआ आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद का भी उसने खुलकर विरोध किया है। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा बांडुंग सम्मेलन जो है उसकी नींव कैसे कैसे डलती है, तो देखो इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में बुलाया गया, जिसको हम बांडुंग सम्मेलन कहते हैं। देखो बांडुंग क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है ना। अभी सर्च कर लेना, हो सकता है बदल गया, उस समय इंडोनेशिया की राजधानी थी बांडुंग, ठीक है। तो बांडुंग में क्या होता है, सम्मेलन बुलाया जाता है एशियाई देशों का, अफ्रीकाई जो देश है उनका 1955 में, इसको हम बांडुंग सम्मेलन का नाम देते हैं। और यहीं पे गुटनिरपेक्षता की नींव डाली जाती है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ना, उसकी नींव कहां डली थी, बांडुंग नामक शहर में ही डली थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम गुटनिरपेक्षता की बात करें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करें, तो इसका जो पहला सम्मेलन है वो 1961 में बुलाया गया था, सितंबर महीने में। कहां पे, बेलग्रेड। यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। यहाँ पे सबसे पहला गुटनिरपेक्षता का जो सम्मेलन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन है वो बुलाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए, ठीक है जी। यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो खास आएगा नहीं इस टॉपिक से। इस टॉपिक से आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में भाई बहुत सारी चीजें पूछा जा सकता है। तो एक बार आप सभी इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, कहां, टेलीग्राम पे, ठीक है जी। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चीन के साथ शांति और संघर्ष। देखो अगर चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हमारे संबंध जो थे स्टार्टिंग में काफी अच्छे थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा था। जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छा दोस्त मानते थे चाइना को, ठीक है। और इसीलिए आपको पता है 1955 में कौन सा समझौता हुआ था, पंचशील समझौता। 5 सिद्धांतों पर आधारित पंचशील समझौता हुआ था। लेकिन जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने नेहरू जी को समझाया कि नहीं, ये जो है ना, मतलब चाइना जो है भरोसे के काबिल नहीं है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, कभी भी हमारे ऊपर चढ़ाई कर सकता है। ऐसा ही हुआ 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ये जो टॉपिक है पूरी तरीके से आपको 1962 के युद्ध के बारे में ही आपको समझाएगा, और उसका परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या निकला, उसके बारे में आपको इस टॉपिक में समझने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में जो चीजें हैं, कुछ टॉपिक व कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताया, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी मैंने आपको बोला है ना, इसको एक बार आप लोग रीड कर सकते हैं। और यहां से हमारा जो मेन टॉपिक है हमारे यहां से शुरू होता है, भारत पर चीन का आक्रमण 1962, है ना। तो भारत और चाइना युद्ध कब हुआ था, 1962 में। क्या हुआ था, सबसे पहले हम रीजन की बात कर लेते हैं। दो कारण थे, दो कारण थे। सबसे पहला कारण था कि 1950 में क्या होता है, तिब्बत पर कब्जा कर लेता है ना। चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर कब्जा किया। अब तिब्बत पर कब्जा करने का भारत ने विरोध किया कि भाई ये गलत है, आप एक देश के ऊपर कैसे कब्जा कर सकते हो, है ना। क्योंकि साम्राज्यवाद का भाई भारत स्टार्टिंग से विरोध करता हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि दलाई लामा, जो कि तिब्बत के धार्मिक नेता होते हैं दलाई लामा, वो भारत से शरण मांगते हैं, और भारत ने उनको शरण भी दे दिया। लेकिन ये बात जो है वो चाइना के दिल में लग जाता है कि जो दलाई लामा है वो हमारा दुश्मन है, और हमारे दुश्मन को भारत ने क्या दिया है, शरण दिया है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को चाइना अपने अंदरूनी मामले में
दखल अंदाजी मानता है, तो इससे भी चाइना को मिर्ची लग जाती है कहीं ना कहीं। अब दूसरा कारण, पहला कारण तो तिब्बत का मुद्दा था भाई, सबसे पहला कारण तिब्बत का मुद्दा था। जो भी पॉइंट्स आपको मैंने बताया ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे आओ, आगे देखो, सीमा विवाद। दूसरा कारण क्या था? सीमा विवाद, है ना। सीमा विवाद के कारण भी ये युद्ध हुआ। देखो स्टार्टिंग से ही चाइना जो है ये लेह लद्दाख का एरिया है। अक्साई चीन का आप एरिया देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको और थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। हाँ जी, तो ये हमारा अक्साई चीन का एरिया है। इसको स्टार्टिंग से ही अपना हिस्सा मानता रहा, है ना। लेह लद्दाख में आ जाता है पूरा एरिया, तो इसको अपना हिस्सा मानता रहा। साथ ही साथ यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है इस पे भी चाइना अपना नियंत्रण का दावा करता रहा, लेकिन ये इंडिया का पार्ट है। तो ये भी दूसरा कारण है भारत और चाइना के बीच में युद्ध होने का। एक और चीज आप सभी जान ले, जो भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ये सीमा रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन एक ब्रिटिश विदेश मंत्री थे शायद, मेरे को सही से पता नहीं है, तो उनके नाम पे ये सीमा रेखा रखा गया है। और बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ सीमा रेखा बोलते हैं, क्योंकि जो रेड क्लिफ थे उन्होंने ही, वो भी एक ब्रिटिश अधिकारी कह दो वो थे, तो रेड क्लिफ ने क्या किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको तय किया था, इसलिए उनके नाम पे ही इस रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और इंडिया और चाइना के बीच में जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। तो ये भी चीज आप जरूर याद रखें, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ाए टॉपिक को। देखो जो मैंने पॉइंट बताया वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या लिखा है कि चीन ने भारतीय भूभाग के दो इलाके, एक तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर इसने अधिकार जताया था, है ना, अधिकार का दावा किया था। अरुणाचल प्रदेश को उस समय हम क्या कहते थे, किस नाम से जानते थे भाई? नेफा के नाम से जाना जाता था, है ना, या फिर इसको हम उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत कहते थे। अब 1957 से 59 के बीच क्या होता है, चीन ने अक्साई चीन के इलाके पर कब्जा कर लिया। इस दौरान क्या होता है, इस समय काल में 2 वर्ष के दौरान पूरा जो अक्साई चीन का एरिया था उसको अपने कब्जे में चाइना ने ले लिया, और यहाँ पे उसने सड़क भी बनवा ली भाई। अब 1962 के अक्टूबर में उसने क्या किया, भारत पर पूरी तरीके से हमला कर दिया। 1962 के अक्टूबर में चाइना ने पूरी तरीके से इंडिया पर हमला कर दिया, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा और विस्तार से बता दिया है कि गया कि पहला हमला जो था वो 1 हफ्ते तक चला था, है ना, और चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण हिस्सों पर इस दौरान कब्जा कर लिया था। जो पहला हमला हुआ था उसमें अरुणाचल प्रदेश को नियंत्रण में ले लिया इन्होंने। फिर नवंबर महीने में लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन को बढ़ने से रोका, लेकिन चीन असम के रास्ते और आगे बढ़ चुका था, है ना, असम के रास्ते वो भारत के अंदर प्रवेश कर लिया और वहां पे दबा के हमले हुए, बमबारी हुई, ठीक है। आपको पता है कि उस समय हमने, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोल दिया कि भाई चाइना हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो हमने मतलब अपना प्रॉपर सेना जो है वहां पे नहीं तैनात किया था, अर्धसैनिक बल तैनात थे, और इस वजह से, और हम तैयार भी नहीं थे, अचानक से हमला हुआ था। ये हमला अचानक से हुआ और इस वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा था इस युद्ध में, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इसका परिणाम क्या रहा, देखो इस संकट में जब चाइना ने भारत पर हमला किया था उस समय भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य मदद मांगी थी। और सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ पूरी तरीके से क्या रहा, तटस्थ रहा। तटस्थ का मतलब क्या होता है कि ये किसी के पक्ष में नहीं था, ना भारत को सपोर्ट किया इसमें, ना चाइना को सपोर्ट किया, किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा था, तटस्थ बना रहा, अपना अलग बना रहा, ठीक है जी। अब ये युद्ध का परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या निकला, तो देखो मतलब पहली बात तो भाई इस युद्ध से हमारे जो अंतरराष्ट्रीय छवि है उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। और हमारे जो विदेश मंत्री कह रहा हूँ, जो रक्षा मंत्री थे उस समय, ठीक है जी, उस समय के रक्षा मंत्री जो थे वी.के. कृष्ण मेनन, है ना, उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ दिया इस युद्ध के बाद। तो इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह था कि रक्षा मंत्री जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं त्याग पत्र दे दिया। इसके अलावा चीन से हारकर भारत के छवि का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिलता है। हमारा जो छवि है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो काफी ज्यादा धूमिल हो गया, खराब हो गया, ऐसा कह सकते हो। हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको एक मनोवैज्ञानिक धक्का लगा, है ना। इस
सदमे को सह नहीं पाए और उसके कुछ साल बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है, आप सभी को पता है। तो ये भी एक परिणाम बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो ये संबंध जो है 1962 में जो संबंध खराब हुए, उसके बाद रिलेशन जो है 1976 में जाके थोड़े शुरू हो पाते हैं, है ना, जब संबंध थोड़े और हम बनाने की कोशिश करते हैं। 1989 में देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना, उस समय के हमारे विदेश मंत्री थे। और राजीव गांधी की हम बात करें तो 1988 में उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कब किया? 1979, है ना, 1979 में। और इसी के साथ अगर हम बात करें राजीव गांधी जी की, उन्होंने चाइना की यात्रा कब किया था? 1988 में किया था प्रधानमंत्री के तौर पे। तो इन यात्राओं की वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा रिलेशन जो है और हमारे अच्छे बेहतर हुए, है ना। 76 के बाद से ही संबंध दोबारा पुनर्स्थापित होना शुरू होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो भारत और चाइना युद्ध का एक और परिणाम हमें ये देखते हैं कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें विभाजन हो जाता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण परिणाम आप बता सकते हो कि जो हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको हम माकपा कहते हैं, है ना, युद्ध के बाद चीन सोवियत संघ को लेकर मतभेद में उलझ गए और इस तरीके से इसका दो भागों में विभाजन हो गया। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा, है ना, और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा। दूसरा खेमा जो चीन का पक्षधर था, ठीक है, जो मार्क्सवादी कहीं ना कहीं विचारधारा को फॉलो करते थे, मार्क्स को फॉलो करने वाले कार्ल मार्क्स वाले जो थे कहीं ना कहीं, है ना, और जो चीन के पक्ष में थे वो अलग हो गए। 1964 में ये विभाजन हुआ। 1964 में क्या हो गया? जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो टूट के दो भागों में बढ़ गया, भाकपा और माकपा, है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद। इस तरीके से हम भाकपा और माकपा के नाम से इनको जानने लगे। ठीक है जी, तो कौन से दो भागों में विभाजन हुआ? भाकपा और माकपा। ठीक है जी, देखो यहां पे लिखा भी है कि इस पार्टी के अंदर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसे मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPIM कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखना है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो दो पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होकर दो पार्टी, भाकपा माकपा। भाकपा मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो कि कांग्रेस के खेमे में रही, और दूसरी की अगर हम बात करें जो कि मार्क्सवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले, जो कि चीन को सपोर्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं चीनी खेमे में थे, तो इसको हम CPIM कह देते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्यारा दोस्त आ चुका है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो देखो यह है पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। तो पाकिस्तान हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त मित्र है, और आपको पता है कि जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण होता है, अपनी दोस्ती को निभाते हुए पहला हमला करता है ना। तो पहला हमला कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, पाकिस्तान का पहला हमला कब हुआ हमारे ऊपर? 1947 में। और कश्मीर का जो कुछ हिस्सा है जिसको हम POK बोलते हैं, POK, वो हमारे इंडिया का पार्ट था, लेकिन 1947 में जब हमला किया पाकिस्तान ने, तो उसके बाद POK का कुछ मतलब जो POK अभी का है वो उस पर पूरा अधिकार हो गया इनका, किसका? पाकिस्तान का। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि 1965 में भी युद्ध हुआ था। 1965 में भी हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा 1971 में भी युद्ध हुआ। इसके अलावा 1999 में भी युद्ध हुआ। ये 4 युद्ध का डेट याद रखो भाई, तो पाकिस्तान के साथ हुआ है ना। 1947, 48 का वैसे डेट देखने को मिल जाते हैं हमारे को, 65, 71 और 99। लेकिन यहाँ पे आपको बांग्लादेश का उदय किस तरीके से हुआ, बांग्लादेश का उदय कौन से युद्ध के बाद होता है? 1971 वाले युद्ध के बाद होता है। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक में आपको सिर्फ 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बारे में आपका विश्लेषण यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो रीडिंग करने का काम है आप खुद कर लेना, मैं एक्सप्लेन करूंगा भाई बस, क्योंकि रीडिंग करूंगा तो यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे ही अभी लगभग 45 मिनट की वीडियो बन चुकी है और इसमें काफी सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा बस टॉपिक को, रीडिंग करने का काम आपका होगा, है ना। देखो, तो 1971 की अगर युद्ध की बात करें यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा जो मैंने अभी आपको बता दिया है, सारे डेट्स वगैरह में मैंने बता दिया है। ठीक है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से। देखो, तो 1970 से घटना की शुरुआत होती है। ये जो 1971 का युद्ध हुआ किस तरीके से और क्या रीजन थे होने के, तो 1971 में क्या होता है? चुनाव होता है।
है ना। पाकिस्तान में चुनाव हुआ, पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीत गई, ठीक है। जबकि पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, देखो यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान का नाम याद रखना, ये बांग्लादेश के संस्थापक, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है शेख मुजीबुर रहमान, है ना जी। तो पूर्वी पाकिस्तान में जीत किसकी हुई जी, मुजीबुर रहमान की हुई, है ना। इनकी जो अवामी लीग थी उसकी जीत हो गई। अब दोनों भागों में संस्कृति एवं भाषा को लेकर मतभेद था। देखो वैसे तो अगर हम बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो बना था वो दो भागों में बना था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, है ना। लेकिन दबदबा सरकार पे, अगर दबदबा की मैं बात करूं तो सरकार पे दबदबा जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान का था। हर मामले में सारे फैसले पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा लिया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान में आपको पता है कि बांग्ला मतलब बंगाली भाषा को बोलने वाले रहते थे, बंगाली संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। अब पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोलने वाले रह रहे हैं। अब होता क्या है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जबरन उर्दू भाषा थोपने लग रही थी। तो इस वजह से जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, इस चीज का विरोध करना स्टार्ट कर दिया, है ना। इस चीज का विरोध किया तो विरोध के बदले क्या हुआ भाई, विरोध करना स्टार्ट करेंगे तो भाई फिर वहां पे जो पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी है उस विरोध को कुचलने की कोशिश करते हैं। और 1971 के आसपास हम देखते हैं कि इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा किया जाता है ना। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, इस विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जो पार्टी है अवामी लीग, उसने भारी भरकम बहुमत के साथ जीत भी हासिल की, लेकिन सरकार बनाने का हक नहीं था इनको जेल में डाल दिया गया, है ना। देखो पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब इस वजह से हिंसा और भड़क गई, बहुत सारे जो लोग हैं आम नागरिक है वो हिंसा में कूद पड़े। और इसके वजह से जो जुल्फिकार अली भुट्टो है हमारे भाई, उन्होंने पूरे सेना को आदेश दे दिया कि जाओ और मारो। तो इस वजह से मतलब मारकाट बहुत ज्यादा हो गया पूरे बांग्लादेश में। मतलब बांग्लादेश की मैं बात करूं, पूर्वी पाकिस्तान बोलेंगे, अभी बांग्लादेश बना नहीं है, अभी पूर्वी पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान में भाई मारकाट बहुत ज्यादा होने लगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं, लगभग यहाँ पे एक डाटा भी दे रखा है, 80 लाख शरणार्थी भाग के कहाँ गए, ये देखो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखो 80 लाख जो शरणार्थी है वो इंडिया की तरफ रुख कर गए। अब भारत के ऊपर इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या, भारत ने क्या किया, जो बंगाली लोग थे बांग्लादेश के मतलब पूर्वी पाकिस्तान के, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। उनके भाषा का सपोर्ट किया, इसके अलावा उनको सैन्य सामान उपलब्ध करा दिए और युद्ध में कूद गए। भारतीय सेना भी कूद गई भाई इस चीज को देखते हुए, ठीक है। तो भारत ने क्या किया, अब युद्ध का ऐलान कर दिया। वैसे तो पहला हमला जो था, इन चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं पहला हमला जो था पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। पाकिस्तान जो है मतलब पश्चिमी पाकिस्तान, उनको लगा कि भाई भारत जो है उनके अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान एक ही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही है वो। तो पश्चिमी पाकिस्तान को ये बात खटक गई और उसने क्या किया, हमला कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, मुक्ति संग्राम को अपना नैतिक और भौतिक समर्थन दिया। जो मुक्ति संग्राम चल रहा था पूर्वी पाकिस्तान में, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो मुक्ति संग्राम में जो लोग लड़ रहे थे उनको सैन्य सामान उपलब्ध कराने शुरू कर दिए, ठीक है जी। आगे देखते हैं। देखो तो भारत पर अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का पूरा प्लान बन चुका था कि भाई भारत पर हमला करना है। हमला कहां से हुआ, तो पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान है उसने क्या किया, राजस्थान और पंजाब पर हमला किया, है ना। और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने जम्मू कश्मीर पे अपना मोर्चा खोल दिया, है ना। बदले में हमारी जो तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, सब ने अपना मोर्चा खोला और पूरी जो इंडियन आर्मी है वो कहां तक पहुंच गई, लगभग 10 दिन में जो इंडियन आर्मी है वो ढाका तक पहुंच गई थी भाई। ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया था, पूरे तीनों तरफ से, ठीक है। और लगभग 90,000 जो पाकिस्तानी सिपाही है उनको आत्मसमर्पण के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। 90,000, है ना, सैनिकों ने हथियार डाला भारतीय सेना के साथ और इस तरीके से युद्ध विराम की घोषणा हुई और बांग्लादेश नामक नए देश की स्थापना हुई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बांग्लादेश की स्थापना कैसे कैसे हुई टॉपिक समझ में आ गया होगा। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बार बस आप रीड करना भाई, टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को पढ़ लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ठीक है, जब ये
युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता होता है ना। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े, मतलब बहुत ज्यादा संसाधन। 1962 के बाद हम देखते हैं कि काफी ज्यादा मतलब जो हमारे जो संसाधन है वो रक्षा क्षेत्र पे खर्च हुए हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही होगा मेरे ख्याल से, और कुछ है नहीं। ठीक है, बस कारगिल संघर्ष के बारे में, कारगिल युद्ध आपको पता है ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, है ना। कुछ जो हमारे चेक पोस्ट थे, है ना, उसको उस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, कारगिल जम्मू कश्मीर के अंदर ही आता है, तो वहां पे जो चेक पोस्ट होते हैं हमारे, जो सैनिक अपने रक्षा के लिए मतलब बनाते हैं, तो उस पर कब्जा कर लिया था। उसको मुक्त कराने के लिए कारगिल वॉर जो है वो लड़ा गया था। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट, 4-5 पॉइंट है बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रखा है। 1999 में क्या हुआ, भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए सुधार करने की पहल की और दिल्ली लाहौर के बीच में बस सेवा की हमने शुरुआत की थी। 1999 में शुरू की थी, और हम देखते हैं कि बस सेवा की शुरुआत हुई, और उसके उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और उसी समय क्या होता है कि पाकिस्तान ने क्या किया, हमें धोखा दिया और कारगिल युद्ध की घोषणा कर दी भाई। कारगिल युद्ध की शुरुआत कर दी। कारगिल में सामरिक, अब कारगिल मैंने आपको बोला जम्मू कश्मीर एक जगह है, तो कारगिल में सामरिक महत्व के कई इलाके, जैसे कि द्रास की बात कर लो, है ना, मास्को की बात कर लो, बतालिक, है ना, ये सारी जगह की बात कर लो, तो ये सब पे कब्जा कर लिया उसने, है ना। इनको ही मुक्त कराने के लिए कारगिल युद्ध, कारगिल वॉर जो है हुआ था। भारतीय सेना ने बहादुरी से इन इलाकों को खाली करवाया, अपने कब्जे में लिया, और इसमें हमारी जीत हुई। ठीक है जी, बस इसमें इतना, ज्यादा कुछ नहीं है। कारगिल वॉर में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ देखो डेट वगैरह दे रखा है कि 26 जुलाई 1999 तक भारत ने अपने सारे इलाके को दोबारा से जीत लिया था कारगिल वॉर में। ठीक है, तो ये आपका लास्ट मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब लास्ट टॉपिक है परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम की हम बात कर लेते हैं। परमाणु कार्यक्रम देखो, 1945 में हम आजाद हुए। आजादी के बाद से ही जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, वो परमाणु कार्यक्रम को लेके मतलब वो चाहते थे कि आधुनिक भारत के लिए परमाणु कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्व है, तो उसको सपोर्ट कर रहे थे परमाणु कार्यक्रम को। और होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हमारा जो परमाणु कार्यक्रम, होमी जहांगीर भाभा भारत के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए, तो 1940 में ही भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में शुरू हो चुका था। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो पहला परमाणु परीक्षण था वो 1974 में हुआ था, है ना। इसको सफल परमाणु परीक्षण नहीं कहा जाता है। पोखरण में हमारा जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में हुआ था। पोखरण किस राज्य में है जी? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो असफल माना जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन 1998 में हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, ये भी पोखरण में हुआ था और ये सफल रहा। और उसके बाद हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में जाने गए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी 1998 में ही अपना परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, कहां किया था? चगाई होगा। ठीक है, चगाई की पहाड़ियों में पाकिस्तान ने क्या था? अपना परमाणु परीक्षण किया था। तो चलो जरा एक बार हम रीड कर लेते हैं इस टॉपिक को, क्या क्या चीजें आपको भारत के परमाणु नीति में, परमाणु कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। देखो क्या है कि भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया था, है ना। नेहरू जी जो थे वो तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर देते थे, और ये भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ही कहीं ना कहीं पार्ट था, तो इस चीज को भी सपोर्ट करते थे। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। अब परमाणु कार्यक्रम का नहीं है कि बड़े बड़े परमाणु बम बना लो, ऐसा नहीं कहते थे। उनका मानना था कि परमाणु जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल हम शांतिपूर्वक तरीके से, शांति के उद्देश्य से कहे। अब परमाणु जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल भाई आप बिजली बनाने में करते हो, है ना, बहुत ज्यादा बिजली बनाने में यूज होता है, और आप इसके बड़े बड़े हथियार भी बना सकते हो, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान, आप पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हो परमाणु बम का इस्तेमाल करके। तो नेहरू जी मतलब शांति पूर्वक उद्देश्य से इसका इस्तेमाल करने को महत्व देते थे, और इसलिए परमाणु कार्यक्रम को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, है ना। इसकी शुरुआत, परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के अंतिम सालों में ही हो गई थी, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेहरू परमाणु हथियार के खिलाफ थे, जो परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ नहीं है। कार्यक्रम का तो मतलब है कि भाई शांतिपूर्वक उद्देश्य से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन परमाणु हथियारों के खिलाफ थे भाई, परमाणु हथियारों के खिलाफ थे नेहरू जी। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया कि भाई जो व्यापक
परमाणु निशस्त्रीकरण है, यानी कि परमाणु जो हथियार है उस पर नियंत्रण रखने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है जी। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 में अपना परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है जी। अक्टूबर महीने के 1964 में चाइना ने क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। आणविक शक्ति बिरादरी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने अन्य देशों पर 1968 में जो ये परमाणु अप्रसार संधि हुआ था, देखो परमाणु अप्रसार संधि 1968 में जो परमाणु अप्रसार संधि हुआ था उसको थोपने की कोशिश की। ये 4-5 देश जो है बहुत हरामी भाई, बहुत कमीने देश है। देखो कौन कौन से देश का नाम बताया? अमेरिका है आपका, सोवियत संघ है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ये पहले ही परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके थे, तो इन्होंने परमाणु अप्रसार संधि लेके आ गए। ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि में क्या था कि जिन देशों ने 1967 तक, यहां लिख देता हूं 1967 तक, जिन देशों ने 1967 तक परमाणु हथियार बना लिए हैं वही देश परमाणु हथियार रख सकते हैं। ठीक है। औरों को हक नहीं होगा। ये परमाणु अप्रसार संधि में था। एनपीटी बोलते हैं इसको हम, एनपीटी है ना। ठीक है। तो देशों के ऊपर इन्होंने क्या किया? दूसरे देशों को परमाणु हथियार से वंचित रखने के लिए इस संधि को कहीं ना कहीं थोपना शुरू कर दिया भाई इन देशों ने। ठीक है। लेकिन भारत ने तो भाई इसका खुल के विरोध किया। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्वक परीक्षण बताया था। ठीक है जी। और इसके अलावा भारत का कहना था कि वह आणविक जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल शांतिपूर्वक उद्देश्य से ही करेगा, है ना। ये बात उसने कही थी। देखो भारत का परमाणु कार्यक्रम के मुख्य तत्व की मैं बात कर लूं, कोई सारे पॉइंट्स है, ऊपर वाले पॉइंट्स को ही मिक्सर करके यहाँ पे एक अलग से पॉइंट्स बना सकते हैं हम, है ना। देखो मैं बता देता हूं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप डाल सकते हो। देखो भारत के परमाणु कार्यक्रम के मुख्य तत्व या भारतीय परमाणु नीति का वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप कैसे आंसर करोगे, क्या लिखोगे, किस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट होगा। देखो भारत जो है वो पहली बात तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का वर्णन करेंगे, मुख्य तत्व जो है, तत्वों की अगर आप बात करेंगे तो हमेशा से भारत जो है वो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किस लिए करना चाहता है? शांतिपूर्वक उद्देश्य से करना चाहता है। ठीक है जी। अगर परमाणु हथियार भारत बना भी लेता है तो पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना। भारत ने पहले क्या रखा स्पष्ट रूप से कि कोई भी देश पहले हमारे ऊपर अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा ना तभी जाके हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, है ना। इसके अलावा जो एनपीटी है, परमाणु अप्रसार संधि है, ठीक है, उसका खुलकर भारत परमाणु नीति का ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है कि भारत जो है एनपीटी का खुल के विरोध करता है और इसको कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण मानता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए जी, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पॉइंट्स को रीड भी कर दूंगा। देखो भारत ने परमाणु कार्यक्रम के तहत क्या किया है, 1900 परमाणु कार्यक्रम नीति के तहत क्या किया या उसके मतलब उसको फॉलो करने के लिए क्या किया है, तो 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को बढ़ावा दिया गया, है ना, इस पर जबरन इसके नीति वगैरह को बदल के देशों से इस पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की गई, तो भारत ने इसका खुलकर विरोध किया। भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है, इस पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके अलावा भारत ने 1998 में, आपको पता है वही बात है कि भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, ये बात हम लोग समझ चुके हैं, है ना। 2-3 पॉइंट आपको नीचे और देखने को मिलेगा। 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण कर लिया तो ये मतलब जताया गया है कि भारत के पास सैन्य उद्देश्य के लिए आणविक शक्ति इस्तेमाल करने की क्षमता अब हमने विकसित कर लिया है। भारत के परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात मानी गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इसका प्रयोग पहले कभी नहीं करेगा। वही बात जो मैंने आपको बताया, वही पॉइंट सारे लिए देखने को मिलेगा और इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, और कुछ देखने को नहीं मिलेगा भाई। जो चीजें मैंने आपको समझाया सारी चीजें वही है यहाँ पे, है ना। चलो एक बार इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लेना भाई, अच्छे से अपने फाइल में सेव कर लेना इस पीडीएफ को, है ना। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, रोशन सा स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पेज पे भी लिंक मिल जाएगा, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूं तो वहां से भी जाके आप
इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना जी। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो इसको आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो भी चीजें मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।